हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बीएजी प्रोग्राम के सेकेंड ईयर के जो है पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के बारे में, जिनका सब्जेक्ट कोड है बीपीएससी 133। ये आज की इस वीडियो में टोटल 2 क्वेश्चन का आंसर होगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में दोनों में से दोनों आ सकते हैं या तो कोई एक आ सकता है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर। चलिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान व्यवस्था में आपातकालीन प्रावधान यानी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में वर्णन करना है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। क्लियर। इसके बारे में आप समझेंगे हम लोग। जैसे कि आपातकालीन प्रावधान यानी व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा आकस्मिक आपातों तथा संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को अपरिमित शक्तियाँ दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार के संकेतों का अनुमान किया गया है। देखिए, जैसे कि आपातकालीन घटना ये जो है ना राष्ट्रपति लगा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में जो ये निहित है, इसके बारे में आगे जो है ना 3 प्रकार के संकेतों के माध्यम से बताया गया है। इसमें यदि संविधान के आकस्मिक यदि आपातकालीन आ जाती है तो राष्ट्रपति अपने शासन लागू कर सकता है। इसके बारे में चलिए आगे चल रहे हम लोग। जैसे कि अनुच्छेद 352 से 360 के बीच 3 प्रकार के संकेतों का अनुमान किया गया। उसमें से पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक संकट। देखिए, इसके बारे में हम लोग संविधान के अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा बाहरी आक्रमण और आंतरिक हो जाए कि भारत अशांति आदि की संभावना से खतरे में हो, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। देखिए, जैसे कि कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या तो कोई आपातकालीन दुर्घटना हो जाए, तो उस समय ये अनुच्छेद 352 में जो है ना लिखा गया है कि अगर कोई आपातकालीन घटना हो जाती है तो उसमें जो है ना राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। जैसे कि किसी भारत में अशांति आदि की संभावना, मतलब किसी खतरे हो जाए, तो उस समय संकट काल की घोषणा कर सकता है। ये राष्ट्रपति के हाथों में होती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये निहित है। क्लियर। और राष्ट्रपति के द्वारा घोषित संकट काल की घोषणा को 2 महीने के अंदर संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। जैसे राष्ट्रपति यदि इस शासन को लागू कर देता है तो उसके पूरी संसद में जो है 2 महीने के अंदर में पूरी संसद में इसके बीच प्रस्तुत, मतलब सदन में एक दूसरे का ये प्रस्तुत किया जाता है। 2 महीना के अंदर में यह सभी को जानकारी हो जाती है, सभी से मतलब निर्णय लिया जाता है। उसके बाद ये राष्ट्रपति शासन लागू होती है। जो ये आपातकालीन घोषणा का प्रभाव जो होता है 6 महीने तक रहेगा। मतलब आपातकालीन घोषणा जब भी अगर शुरुआत होती है तो ये कम से कम 6 महीना तक होती है। अगर 6 महीना में अगर सीमित नहीं हुआ यानी समाप्त नहीं हुआ तो उस दिन जैसे 6 महीना पूरा हुआ आज, तो उसके फिर दोबारा से उसको 6 महीना के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि सेकंड पॉइंट है राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर। देखिए, इसके बारे में हम लोग अब अनुच्छेद 356 में के अंतर्गत जो ये निहित है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की प्रतिवेदन द्वारा अथवा किसी अन्य सूत्र से यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो उसके यह शक्ति प्राप्त है कि राज्य के लिए आपातकाल की घोषणा कर दे। घोषणा का संसद द्वारा समर्थन करना आवश्यक है। संसद के समर्थन के बाद यह घोषणा 6 महीने से अधिक प्रवर्तन में नहीं रहेगी। जैसे कि राज्यों के संवैधानिक अवस्था में व्यवस्था विफल होने पर इसके बारे में जो है, अगर राज्यों के अंदर में कोई आपदा आ जाती है, कोई आपातकालीन घोषणा आ जाती है, तो उस समय जो है ना राज्यपाल के द्वारा जो है ना सभी कुछ किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा कोई फैसला लिया जाता है उस समय। और ये अनुच्छेद 356 में ये निहित है कि राष्ट्रपति के जो द्वारा रहता है, राष्ट्रपति को राज्यपाल जो है ना राज्यपाल प्रतिवेदन करता है, मतलब निवेदन करता है अपने राज्य के लिए कि ऐसी सिचुएशन है हमारे राज्य में, तो हमें अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये शासन लागू करनी चाहिए। तो इस तरह से राज्य में अगर कोई उससे राज्य में प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाएगा। ठीक है। और ये जो है, अगर ये घोषणा हो जाती है कि आपातकालीन की घोषणा, और घोषणा के संसद द्वारा जो समर्थन करना होता है, जो आवश्यक, ये सभी समर्थनों का जब तक नहीं समर्थन मिले सभी संसद में, तो तब तक ये घोषणा का पारित नहीं किया जा सकता है। संसद के पारित होने के बाद
यह घोषणा 6 महीने से अधिक परिवर्तन में नहीं रह सकता है। जिस तरह से राष्ट्रपति शासन जो है आपातकालीन में 6 महीने तक रहती है, उसी तरह इसमें भी राज्य के अंदर में भी राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक ही रहेगी। अगर 6 महीने के अंदर नहीं सीमित मतलब नहीं समाप्त हुई तो फिर 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट है वित्तीय संकट। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है तो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। यदि वित्तीय संकट हो जाए तो उस समय आर्थिक स्थिति जो है ना बिगड़ने लगे तो उस समय भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्लियर। यह घोषणा संसद के समक्ष 2 माह के भीतर रखी जाएगी। जिस तरह से युद्ध के बाहर जो आक्रमण का आंतरिक संकट पहला प्रकार था, उससे जैसे 2 महीने के अंदर में सभी से नियमित रूप से अनुमति लेनी होगी, उसी तरह इसमें भी वित्तीय संकट में भी संसद की अनुमति से यह घोषणा की जाएगी। उसके बाद संसद की अनुमति से यह घोषणा अनिश्चित काल तक चल सकती है। ये जैसे कि इससे पहले जो है राष्ट्रपति शासन जो राज्यों के अंदर में था वो 6 महीने तक था, और उससे पहले जो है राष्ट्रपति शासन जो 352 में भी निहित था कि 6 महीने तक ही रहेगी। इसमें ये वित्तीय संकट में जो है इसकी सीमा से का अनिश्चित है। ठीक है। वित्तीय संकट में जो है इसकी शासनकाल जो है अनियमित काल तक चल सकती है। क्लियर। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। जैसे कि आप इसकी पॉइंट वाइज पॉइंट है, जैसे कि आपातकालीन व्यवस्थाओं का प्रभाव। जैसे आपातकालीन जो है होती है उसका प्रभाव, उसकी व्यवस्था का जो प्रभाव होता है उसके बारे में समझेंगे। आपात उद्घोषणा का राज्यों की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आप समझते हैं। जैसे कि आपात घोषणा का राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव। युद्ध यानी बाहरी आक्रमण के कारण जो है की गई घोषणा के परिणाम स्वरूप संसद उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूचियों में शामिल है। राज्यों में शोषण तंत्र विफल हो जाने पर, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य विधानमंडल की शक्तियों का उपयोग संसद करती है। यदि जैसे कि ये बताया गया था कि आपात घोषणा का राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव जो होता है, राज्यों के अंतर्गत स्वायत्तता पर प्रभाव यानी कि बाहरी आक्रमण जब तो कोई आपातकालीन घोषणा होती है, राष्ट्रपति शासन लगती है, उस समय जो है संसद इन विषयों पर मतलब कानून बना सकती है जो राज्यों की सूची में शामिल होती है। जो राज्यों की सूची में शामिल होती है उसके अंतर्गत एक कानून बना सकती है। ठीक है। राज्यों में शोषण तंत्र को जैसे विफल हो जाने पर, जैसे शोषण तंत्र होता है ना, उसको असफलता मिलती है होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू होने पर जो है, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, इसके शासन तंत्र विफल हो जाने पर उसके राज्य विधान में मंडल शक्तियों का उपयोग संसद करती है। जो मंडल की शक्ति, जो भी मंडलों की शक्ति होती है, वे सभी शक्तियाँ जो है संसद के द्वारा होती है। क्लियर। और इसके बाद आगे चले, जैसे वित्तीय संकट के परिणाम। वित्तीय संकट जो हुई उसके परिणाम क्या क्या हुए उसके बारे में आप जानते हैं। हम लोग इसके बारे में इस तरह से दर्शा देंगे तो जो भी एग्जामिनर होंगे जो कॉपी चेक करेंगे तो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। क्लियर। जैसे कि आप इसका है, केंद्र सरकार राज्यों को उचित आदेश दे सकती है। जैसे कि केंद्र सरकार की तुलना में राज्य सरकार जो है मतलब निम्न होती है, मतलब राज्य की सरकार की शक्ति से केंद्र सरकार की शक्तियों में डिफरेंट होती है। केंद्र सरकार की शक्तियों के पास ज़्यादा होती है, के पास शक्ति ज़्यादा होती है और राज्यों के पास कम। इस तरह से केंद्र सरकार जो है राज्यों को उचित आदेश दे सकता था, सलाह दे सकता है। राज्यों को यह आदेश दिया जा सकता है कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन घटा दे। राज्यों को जो है ना, ये वित्तीय संकट के अनुसार जो है राज्यों को जब आपातकालीन आ जाती है तो उस समय जो है ना अपने कर्मचारियों को वेतन कम कर सकता है, ताकि जो आपातकालीन में हुए मतलब लॉस घाटा उससे मेकअप हो सके। कर्मचारियों को थोड़ा कम तनख्वाह देने के बाद तो आपातकालीन में वह सभी तनख्वाह जो काटी गई थी उसमें लगाया जा सके। और है उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में भी कमी की जा सकती है। जिस तरह से उच्चतम जो न्यायालयों के न्यायाधीशों होती है उस पर भी जो उनका वेतन में भी कटौती की जा सकती है। इस अगर आपातकाल आ जाए तो कर्मचारियों के और उसके न्यायाधीशों के वेतन में उसकी कमी की जा सकती है। और उसके आपात शक्तियों का मौलिक अधिकारों का प्रभाव। जैसे आपात शक्तियों को जो ना मौलिक अधिकारों का प्रभाव, उसके बाद आपात घोषणा का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। रिपीट हो गया। उसके बाद मतलब आपातकालीन स्थिति के दौरान संसद ऐसे कानून बना सकती है जो मूल अधिकारों का विरोध हो।
मतलब आपातकालीन जब की स्थिति जब हो जाती है, जब आ जाती है, तो उस समय जो है संसद जो है ना मूल अधिकार के विरुद्ध भी कानून बना सकती है। क्लियर। उसके आपातकालीन स्थिति में जब आपातकालीन यानी आपात जो है वो आपातकालीन स्थिति में अन्य मौलिक अधिकारों का लागू किया जाना भी स्थगित किया जा सकता है। जैसे कोई मौलिक अधिकार अगर लागू किया जाएगा तो उस समय उसको स्थगित कर दिया जाएगा। क्लियर। इस तरह से जो है ना, इस तरह से भारतीय संघ व्यवस्था के आपातकालीन प्रावधान यानी व्यवस्था से संपूर्ण मतलब आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सही रूप से संपूर्ण रूप से समझ गए होंगे और एग्जाम में इस तरह से आप हूबहू लिख दोगे तो बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलना की पद्धति में सांख्यिकी पद्धति को समझाइए। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को आपको एक अलग तरह से पूछ सकता है, जैसे कि इसमें है तुलना की पद्धति में सांख्यिकी पद्धति को समझाइए। इसी में आपको ऐसे पूछ सकता है कि सिंपल में सांख्यिकी पद्धति क्या है। क्लियर। उसके बारे में आप जानेंगे। सांख्यिकी पद्धति वर्गों और चरों का प्रयोग करती है जो मात्रात्मक है। क्लियर। या जिनका प्रतिनिधित्व अंकों यानी संख्याओं द्वारा किया जा सकता है। ये संख्या जो है, संख्या की, ये मैथमेटिक्स मतलब गणित में भी है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए सांख्यिकी पद्धति जो है पॉलिटिक्स के लिए, उदाहरण के लिए जैसे मतदान हो गया, सार्वजनिक व्यय हो गया, राजनीतिक दल हो गया, कुल मतदान हो गया, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, इस तरह से जो है ना सांख्यिकी के उदाहरण हुए। और ये समांतर रूप से अनेक चरों के प्रभाव संबंधों का अध्ययन के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। क्लियर। और परिशुद्धा डेल्टा जो ना, डेल्टा मतलब आंकड़ों को एक सुगठित और दृष्टिगत रूप से प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में यह लाभकारी है। जो सांख्यिकी पद्धति है जो है परिशुद्धा जो है डेल्टा है, आंकड़ों को जो है ना एक सुगठित एक दृष्टिगत के रूप में प्रभावी तरीके से जो है ना उसको प्रस्तुत मतलब एक दूसरे के सामने में प्रस्तुत करते हैं। तो ये प्रस्तुत करने के बाद जो है ना यह लाभकारी साबित होती है, जिसके कारण जो है समानताएं और विषमताएं संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के माध्यम से दृष्टिगोचर होते हैं। यह तथ्य है कि अनेक चरों का अध्ययन एक किया जा सकता है। इसके माध्यम से जो ना सभी तथ्यों को अनेक चरों के माध्यम से जो है अनेक चरों का अध्ययन जो है अध्ययन को एकत्रित करके इसको इकट्ठा किया जा सकता है। उसके संबंध की दृष्टि से जटिल संख्याओं को खोजने का भी अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग जो है दीर्घकालीन प्रवृत्तियों और प्रतिमानों की व्याख्या और तुलना में तथा भावी प्रवृत्तियों के बारे में भविष्यवाणियों को प्रस्तुत करने में भी सहायक है। जैसे उदाहरण के लिए कुल मतदान और वायु वर्गों की सांख्यिकीय तालिकाओं के विश्लेषण के माध्यम से आयु और राजनीतिक सहभागिता के बीच संबंध का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है। लंबी अवधियों में इस डेल्टा मतलब आंकड़ों की तुलना या अन्य देशों या राजनीतिक प्रणालियों में मिलता जुलता डेल्टा मतलब आंकड़ा जटिल सामान्यीकरणों के निर्माण की हमारी सहायता कर सकता है। उदाहरण के लिए मध्यवर्गीय हिंदू जैसे 25 से 30 वर्ष की आयु के बीच पुरुष जो है मतदाता सर्वाधिक विपुल मतदाता है। राष्ट्रीय तुलनाएं ऐसी जांच परिणाम दे सकती है जैसे 25 से 30 की आयु में के बीच की मध्यवर्गीय महिलाओं द्वारा भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों की तुलना में पश्चिमी की उपयोगिता इसकी सापेक्ष सुलभता में है, जिसके साथ ये विभिन्न चरों के साथ निपटती है, परंतु यह संपूर्ण उत्तर देने में या पूरी तस्वीर प्रस्तुत करने में असफल हो जाती है। फिर भी उन संबंधों और उन व्यापक श्रेणियों के बारे में जिनका प्रयोग सांख्यिकी पद्धति अपने संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को सुगम बनाने के लिए प्रयोग करती है, अधिक व्यापक संख्याएं देने के लिए गुणात्मक विश्लेषण के साथ इस पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है, मतलब संख्या पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर। संख्या पद्धति जो होती है वो एक सिंपल तरीके से संख्या पद्धति के माध्यम से जो है एक सरल तरीका से जो होती है, इसमें जो है ना समानताएं हो गई, विषमता जो है, ये सभी संख्याओं को एकत्रित कर सकता है। उसके बाद प्रतिनिधित्व के माध्यम से दृष्टिकोण से मतलब एक दृष्टिगोचर बना सकता है। इस तथ्य की जो है ना इस तथ्यों के अनेक चरों के माध्यम से जो है संबंध की दृष्टिकोण से जो ना संबंध जो होती है संख्याओं के संबंध जो उसको जटिल मतलब सरल हाई लेवल के मतलब कठिन तरह के कठिन संख्याओं को खोजने का जो ना एक अलग तरीके से अवसर प्रदान करता है।
उसके बाद ये संख्या पद्धति जो है ना, जैसे कि हिंदू धर्म में है, हिंदू के 25 से 30 वर्षों के आयु के लोगों के बीच जो है पुरुष मतदाता सर्वाधिक जो होती है, सर्वाधिक उपयोगी होते हैं, विपुल मतदाता होते हैं। जिसे राष्ट्र की तुलना में जो होती है ना, जैसे कि जांच परिणाम दे सकती है, ऐसी ही स्थिति में यह संख्या बहुत ही उपयोगी होती है। और इसका उपयोग जो है, संख्या पद्धति का उपयोग संख्यात्मक प्रतिनिधित्व का सुगम बनाने के लिए प्रयोग करती है। ठीक है, और इसका जो है ना गुणात्मक विश्लेषण के साथ इस पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर? इस तरह से आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2 क्वेश्चन का आंसर समझे। क्लियर? और हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द लाएंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं समझ में आया। और उसके बाद हमारे साथ सभी जुड़े रहिए। और इससे पहले 4 से 5 क्लासेस हो चुकी है BPSC 133 के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उनको कंप्लीट कीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।